जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। एमपीएससी स्टेट सर्विस 2019 अभी हाल ही में हुई है उसकी एग्ज़ाम, और मुझे आपको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उस एग्ज़ाम में 15 के आसपास पॉलिटी के क्वेश्चंस आए थे, और उस 15 क्वेश्चंस में से सारे क्वेश्चंस हमारे वीडियोस में से ही थे। इसका मतलब है कि अगर आपने मेरी पॉलिटी की सीरीज़ प्रॉपर तरीके से देखी होगी और अगर आपने एमपीएससी दिया होगा तो आपको सारे क्वेश्चंस पॉलिटी के अटेम्प्ट करते आए होंगे और आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने की कोई चांसेस नहीं है। तो इस वीडियो में हम सारे तो नहीं लेकिन कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमें ये पता चले कि हमें वीडियोस किस तरीके से देखना है और किस तरीके से वीडियोस सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व करता है और आपको पूरे मार्क्स दिलाता है। तो चलिए देखते हैं। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप मैसेज कर सकते हो। उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली मैंने ट्विटर अकाउंट भी ओपन किया है, तो आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हो और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स देखने हैं और यहाँ पर जो आंसर के ऑप्शंस है वो दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट क्या होता है कि द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड दैट द वाइस प्रेसिडेंट वुड बी इलेक्टेड बाय द टू हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल्ड एट जॉइंट मीटिंग। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन थी उसमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट किस तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे, वो किस तरीके से बताया गया था कि जो दो हाउसेस है पार्लियामेंट के वो असेंबल्ड होंगे जॉइंट मीटिंग में। दूसरा आता है कि द 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1961, उसमें जो प्रोसेस है ये चेंज की गई थी। फिर तीसरा आता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो किस तरीके से इलेक्ट किए जाते हैं, तो बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। उसमें कौन होते हैं, तो इलेक्टेड मेंबर्स ओनली ऑफ बोथ द हाउसेस। और चौथा आता है कि द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड ऑन द ग्राउंड दैट इलेक्टोरल कॉलेज वाज इनकम्प्लीट। अब यहाँ पर चार ऑप्शंस में से अगर आपको पहला जो ऑप्शन है वो उसके बारे में नहीं पता है तो कोई बात नहीं। दूसरा ऑप्शन है उसके बारे में भी अगर आपको नहीं पता है कि 11th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या था, नहीं पता होता है तो कोई बात नहीं। लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट ये इलेक्ट किए जाते हैं इलेक्टोरल कॉलेज से। अब इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, इलेक्टेड मेंबर ओनली ऑफ बोथ द हाउसेस। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको जब वाइस प्रेसिडेंट ये टॉपिक बताया था तब मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि उसमें कौन कौन वोट कर सकते हैं, तो मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। मतलब यहाँ पर मैंने सचिन तेंदुलकर जो नॉमिनेटेड है उनकी भी फोटो लगाई थी, जिससे कि आप ना भूलो। और स्टेट असेंबली जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करती है, ऐसा भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या है, बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि इलेक्टेड मेंबर्स ओनली, इसलिए सीधे तरीके से गलत हो जाता है। ये हमें सीधे तरीके से पता चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि जो थर्ड ऑप्शन है सी जो है वो गलत है। तो देखिए, हम सीधे तरीके से जो सेकेंड ऑप्शन है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं और जो फोर्थ ऑप्शन है उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो सी ऑप्शन है वो सही है ऐसा बताया है, लेकिन हमें पता है कि जो सी ऑप्शन है वो गलत है। तो हमारे पास कौन से बचते हैं, ए बी आर करेक्ट, सी एंड डी आर फॉल्स। तो अब इसमें से आप देखोगे तो डी ऑप्शन जो है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज वॉज इनकम्प्लीट। ये भी मैंने आपको जब वाइस प्रेसिडेंट चैप्टर बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि ये चैलेंज नहीं किया जा सकता है, तो इसलिए ये सही है। तो इसलिए देखिए, दो ऑप्शन जो है, हमें अमेंडमेंट अगर पता भी नहीं है कि कौन से अमेंडमेंट में क्या हुआ था तो भी हम इस सवाल का जो जवाब है वो निकाल सकते हैं। इसका जवाब कौन सा रहेगा, तो थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है। फिर यहाँ पर अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र इज ट्रू। अब देखिए, गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र बोला गया है, लेकिन गवर्नर जो है वो सारे स्टेट के सेम ही होते हैं। लेकिन 371 इस आर्टिकल के तहत कुछ स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस जो है वो दिया गया है, स्पेशल पावर जो है वो दी गई है जो गवर्नर से वहाँ के उन्हें। अब यहाँ पर क्या बोला गया है उस बारे में कि ही कैन नॉमिनेट ओनली वन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब यहाँ पर अगर आप पहला स्टेटमेंट देखते हो तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको गवर्नर चैप्टर में बताया है कि जो गवर्नर है किसी भी स्टेट के हो वो वन मेंबर नॉमिनेट नहीं करते हैं, लेकिन 1/6 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कहाँ से आ गई काउंसिल में, वो तो असेंबली में होती है, तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है वो तो आती ही नहीं है, इसलिए सीधे तरीके से गलत रहेगा। फिर दूसरा जो है वो आता है कि नॉमिनेट एटलीस्ट 2 मेंबर्स टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब यहाँ पर देखिए, हमें पता है कि लोकसभा में जो प्रेसिडेंट है वो 2 लोगों को सिलेक्ट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से। लेकिन मैंने आपको जब गवर्नर चैप्टर बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो गवर्नर है वो नॉमिनेट करते हैं ओनली 1 मेंबर फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। इसका मतलब क्या है कि 2 मेंबर्स नहीं है, एक ही मेंबर सिर्फ नॉमिनेट करते हैं गवर्नर। प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 मेंबर नॉमिनेट करते हैं, मतलब ये भी जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाता है। और अगर हम फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं तो वो आता है ही कैन नॉट रिजर्व द बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट डीलिंग विद द कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
अब देखिए जो गवर्नर है वो रिजर्व तो कर ही सकते हैं कोई भी बिल। अब यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन भी होता है इसमें, तो तीसरा अगर आप देखते हो, ही हैज़ बीन गिवन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर आर्टिकल 371(2), तो इसमें क्या होगा, इसमें मैंने आपको जब प्रोविजंस बताए थे, स्पेशल प्रोविजंस को स्टेट के, वो जो चैप्टर बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर हम 371 आर्टिकल देखते हैं तो उसमें प्रेसिडेंट गवर्नर्स को कुछ पावर देते हैं ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो ये हमें 371 आर्टिकल में देखने को मिलता है 2 में। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि रॉन्गली मैच्ड जो यहाँ पर आइटम्स है वो आपको बताने हैं। तो देखिए हम यहाँ से अगर पूरे स्टेटमेंट्स देखते हैं तो पहला अगर हम देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू मूव दी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन 1946 में उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो है वो मूव किया था। अब वैसे तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें चैप्टर में बताई है, लेकिन हम ये मानते हैं कि हमें ये नहीं पता है। दूसरा हम देखते हैं कि 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी सेटअप, तो हम ये भी मानते हैं कि ये भी हमें नहीं पता है। फिर तीसरा देखते हैं 26 नवंबर 1949। अब इसमें क्या, तो पीपल ऑफ इंडिया एडॉप्टेड, एनेक्टेड एंड गेव देमसेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब अगर आपको प्रीएम्बल नहीं पता है तो फिर पॉलिटी पढ़ के मतलब ही नहीं है। मैंने आपको जब पॉलिटी का चैप्टर पढ़ाया था, प्रीएम्बल पढ़ाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको प्रीएम्बल पूरी तरीके से याद रहनी चाहिए। शुरुआत कैसे होती है, वी द पीपल, और एंड किस तरीके से होता है, तो वी हियर बाय एडॉप्ट, एनैक्ट एंड गिव अवरसेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये 26 नवंबर 1949 को ही अडॉप्ट किया गया था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे हम कब मनाते हैं, तो 26 नवंबर को। लेकिन वो लागू कब से की गई थी, तो 26 जैन 1950 से। क्यों, क्योंकि 26 जैन 1930 को हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया था, अगर आपको याद होगा हिस्ट्री में। तो हमें ये तो पता है कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर हम अगर चौथा देखते हैं तो 24 जनवरी 1950 को फाइनली साइन किया गया था बाय द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं। जब साइन करेंगे तभी तो एडॉप्ट होगा। तो यहाँ पर अगर आपने वीडियो देखा होगा मेरा, तो उससे मैंने आपको जब ये प्रोसेस पूरी समझाई थी कॉन्स्टिट्यूशन की, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डिक्लेयर्ड एज पास्ड ऑन 26 नवंबर 1949, और सिग्नेचर जो है वो भी रिसीव किए गए थे 284 लोगों के आउट ऑफ 299 मेंबर्स। तो ये सीधे तरीके से जवाब जो है वो गलत हो जाता है, ये हमें पता चलता है। तो अगर आपको बाकी के पता भी नहीं है, हालांकि मैंने सारे जो स्टेटमेंट्स है ये कवर किए हैं वीडियोस में, लेकिन अगर आपको पता भी नहीं है तो भी आप इन दो स्टेटमेंट से जवाब जो है वो निकाल सकते हो। फिर नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि इन केस ऑफ बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, गवर्नर कैन रिजर्व इट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अब देखिए, जब मैंने आपको स्टेट लेजिस्लेचर ये चैप्टर बताया था, उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो गवर्नर है उनके पास पावर है, कोई भी बिल जो स्टेट लेजिस्लेचर का होता है वो रिजर्व करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। अब यहाँ पर प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, तो स्टेट लेजिस्लेचर चैप्टर, उसी के साथ साथ जो गवर्नर चैप्टर है, इन दोनों चैप्टर से मैंने आपको इस बारे में बताया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर गवर्नर रिजर्व करते हैं बिल, रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट, तो उसमें प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर होती है, तो वो एसेंट दे सकते हैं, विथहोल्ड कर सकते हैं और रिटर्न कर सकते हैं स्टेट को। अब यहाँ पर गवर्नर का जो है वो कोई रोल नहीं होता है, और प्रेसिडेंट एसेंट दे सकते हैं, मतलब वो एक्ट बन जाएगा। उसी के साथ साथ विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट को, तब वो एक्ट नहीं बनेगा, और रिटर्न कर सकते हैं बिल कंसिडरेशन के लिए। अब अगर हम पार्लियामेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं पार्लियामेंट को बिल, और अगर पार्लियामेंट फिर से वो बिल प्रेसिडेंट को देती है, तो प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ता है। और सेम हमें गवर्नर के साथ भी देखने को मिलता है स्टेट में। लेकिन जब गवर्नर रिजर्व कर देते हैं बिल प्रेसिडेंट के लिए, और अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करते हैं स्टेट लेजिस्लेचर को ये बिल, और अगर स्टेट लेजिस्लेचर फिर से प्रेसिडेंट को बिल सबमिट करते हैं, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होते हैं साइन करने के लिए। मतलब प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट टू द बिल। ये मैंने आपको गवर्नर चैप्टर में बताया था। तो यहाँ पर अब क्या बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट में डिक्लेयर और विथहोल्ड हिज एसेंट टू द बिल, बिल्कुल सही है, हमने देखा है। दूसरा है कि प्रेसिडेंट में रिटर्न द बिल फॉर कंसिडरेशन स्टेट लेजिस्लेचर, हमने देखा है कि रिटर्न भी करते हैं। अब यहाँ पर तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट रिकंसिडर द बिल विद इन 3 months एंड इफ पास्ड अगेन इट इज ऑब्लिगेटरी अपॉन द प्रेसिडेंट टू गिव हिज एसेंट। मैंने अभी आपको बताया है कि प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होते हैं एसेंट देने के लिए, अगर फिर से स्टेट लेजिस्लेचर बिल भेजता भी है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। फिर चौथा क्या है, इन केस ऑफ रिकंसिडरेशन बिल विच इज पास्ड अगेन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट शैल डिक्लेयर हिज एसेंट विद इन पीरियड ऑफ 6 months। अरे जब बाउंड ही नहीं है साइन देने के लिए, तो 6 months हो, 1 साल हो, 10 साल हो, मतलब क्या है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग चेंजेस मेड बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इन द पोजीशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कौन कौन से चेंजेस आए हैं इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के तहत। तो यहाँ पर पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड फुल सॉवरेन बॉडी। अब ये तो हम समझ ही सकते हैं
कि ऑब्वियस है कि जब अंग्रेज़ों का राज चला जाएगा तो हमारी जो बॉडी है वो सोवर्ण हो जाएगी, सुप्रीम हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर आता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बिकेम द फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया। तीसरा आता है कि व्हेन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मेट एट लेजिस्लेटिव बॉडी इट वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और चौथा आता है कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केम डाउन टू 299 एज अगेंस्ट 289। अब देखिए ये सारे जो स्टेटमेंट है ये मैंने वीडियो में कवर किए हैं, लेकिन अगर आपको चौथा स्टेटमेंट पता नहीं है, इसके बारे में आपको नहीं पता है, पहला जो स्टेटमेंट है यह हम समझ सकते हैं कि बिल्कुल सही ही होगा क्योंकि सोवरेन बॉडी तो बनने ही वाली है। दूसरा स्टेटमेंट हम कंसिडर करते हैं कि हमें नहीं पता कि पहली पार्लियामेंट ऑफ फ्री इंडिया बनी थी या नहीं बनी थी, वो हमें नहीं पता। अब तीसरा जो स्टेटमेंट है, अगर आप वीडियो का ये स्क्रीनशॉट देखते हो तो इसमें इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद सोवरेन बॉडी बनी थी। उसके बाद मैंने आपको 2 लेग बताए थे, 2 पैर हैं सोवरेन बॉडी के, तो एक है लेजिस्लेटिव पैर और एक है कॉन्स्टिट्यूशनल पैर। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जब भी लेजिस्लेटिव इससे मीट करती है हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है तो जीवी मावलनकर जो है वो उसको चेयर करते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के साथ मिलती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चेयर करते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है कि तीसरे स्टेटमेंट में लेजिस्लेटिव बॉडी जब मिलती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो चेयर करते हैं, तो ये तो गलत हो गया, तो इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो अगर आपको ये भी पता है सिर्फ थर्ड गलत है तो भी आप सीधे तरीके से तीनों जो ऑप्शन है वो एलिमिनेट कर सकते हैं और आपको जो तीसरा है वो मिलेगा। तो इस तरीके से आप जो क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। नेशनल इमरजेंसी उसमें भी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के बाद कौन से चेंजेस नहीं लिए गए थे ये आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी विल नॉट बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट अनलेस देयर इज रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट। अब देखिए अगर आपको याद होगा जो मैंने आपको नेशनल इमरजेंसी चैप्टर में बताया था, उसमें अगर आप देखोगे तो मोदी जी की एक फोटो थी नीचे, उसमें मोदी जी खुद बोल रहे थे कि मित्रों कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ना है। मतलब यहाँ पर कैबिनेट जो है उनका रिटर्न रिकमेंडेशन चाहिए होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का नहीं। ये मोदी जी ने खुद आपको बताया था ऑन लाइटर नोट। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही हो जाता है। दूसरा आता है एक्सप्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस हैज बीन रिप्लेस्ड बाय आर्म रेबिलियन, ये भी मैंने कवर किया था। तीसरा आता है 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ओनली व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल अग्रेशन एंड नॉट ऑन द ग्राउंड ऑफ आर्म रेबिलियन, ये भी मैंने कवर किया था। अब चौथा यहाँ पर आता है प्रेसिडेंट मस्ट इशू अ प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन एनी टाइम इफ एनी हाउस ऑफ पार्लियामेंट passes a resolution disapproving the continuance of the proclamation। यहाँ पर क्या बोला गया है कि एनी हाउस मतलब दोनों में से कोई भी हाउस अगर डिसअप्रूव करता है, बोलता है कि हमें नेशनल इमरजेंसी नहीं चाहिए तो प्रेसिडेंट को हटानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट देख सकते हो कि इफ लोकसभा पासेज द रिजोल्यूशन, लोकसभा ने रिजोल्यूशन जो है वो पास करना चाहिए और प्रेसिडेंट को फिर रिवोक करना ही पड़ता है। लोकसभा है, दोनों हाउसेस नहीं है, इसलिए ये जो जवाब है गलत हो जाता है। पूछा क्या गया है नॉट बिन प्रोवाइडेड, तो ये गलत है, इसलिए जवाब रहेगा डी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ओडिशा लेजिस्लेटिव असेंबली पास्ड रिजोल्यूशन फॉर क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल रिसेंटली। अब देखिए करंट अफेयर की वीडियोस जो है वो भी मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, तो उसमें मैंने ये जो इशू है ये भी कवर किया था। फिर दूसरा हम देखते हैं करंटली 5 स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। अब देखिए जब मैंने आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ये बताए थे तब मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आपको याद रखना है। तो एक मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, कौन सी थी, तू बी मजा कर। तो ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी कैसे, टी मतलब तेलंगाना, यू मतलब उत्तर प्रदेश, बी मतलब बिहार, एम मतलब महाराष्ट्र, जे मतलब जम्मू एंड कश्मीर, ए मतलब आंध्र प्रदेश और के आर मतलब कर्नाटका। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है कि 5 स्टेट से तो ज़्यादा ही स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी प्रेजेंट है। फिर अगर हम देखते हैं प्रपोजल्स टू क्रिएट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन केरला एंड गुजरात आर पेंडिंग इन पार्लियामेंट। अब हम कंसिडर करते हैं कि ये भी आपको नहीं पता है। फिर चौथा हम अगर देखते हैं तो 1/12 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय रजिस्टर्ड ग्रेजुएट्स। तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो कंपोजिशन जो है काउंसिल का, तो 1/12 जो है वो ग्रेजुएट, ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जो जवाब है ये सही है। तो उस तरीके से अगर हम देखते हैं तो डी सही रहने के बाद हम इलिमिनेट अगर करते हैं तो ये और ये जो है वो इलिमिनेट हो जाते हैं। बचते कौन से, सी एंड डी और ए एंड डी। तो यहाँ पर अगर आपने मेरे करंट अफेयर के वीडियोज़ भी पॉलिटी के साथ देखे होंगे तो आपको इस सवाल का जवाब आसानी से आ गया होगा। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो कहीं और से कोई और अगर आप चैनल रेफर करते हो करंट अफेयर के लिए तो वहाँ से आपको पता चल ही गया होगा। तो ये जो उड़ीसा है वो लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजोल्यूशन पास किया था हाल ही में, तो ये जो है ये और ये सही होते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज फॉल्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में गलत स्टेटमेंट पहचाना था। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज़ अ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर बट नॉट दी अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। अब देखिए मैंने आपको जब इलेक्शन कमीशन चैप्टर बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनकी इक्वल पावर है, इक्वल सैलरी अलाउंसेस उन्हें रिसीव होते हैं
और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब सब कुछ सेम है, पावर सेम है, तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जब मैंने आपको बताया था वो भी मैंने आपको बताया था कि सेम है सबके लिए, क्योंकि वो सभी 6 ईयर्स और 65 ईयर्स एज होने तक वहाँ रहते हैं और रिज़ाइन या फिर रिमूव किए जा सकते हैं एज दी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और ये सभी के लिए लागू होता है, सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के लिए ही नहीं। तो इसलिए ये जवाब जो है वो गलत हो जाता है। और बाकी के अगर आप देखोगे पोजीशन स्टेटस जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है, यहाँ पर ही हमने देखा है। उसी के साथ साथ फर्स्ट अमंग इक्वल्स, यहाँ पर देखिए इक्वल पावर है तो इक्वल ही है। उसी के साथ साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, यहाँ पर आप देखोगे ये वाला, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर होता है तो मेजोरिटी के साथ डिसाइड किया जाता है। तो ये सब कुछ मैंने कवर किया है पॉलिटी के वीडियोज़ में। तो आप अगर पॉलिटी की वीडियोस नहीं देखे हो अभी तक तो ज़रूर देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनके पॉलिटी के जो मार्क्स है वो बिल्कुल ना जाए। उसी के साथ साथ करंट अफेयर के वीडियोस भी देखिए, जिससे कि आपको पॉलिटी के साथ साथ करंट अफेयर भी हो जाएगा, तो सोने पे सुहागा ही है। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं हम, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर्टिकल 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट विच आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर देखिए आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि स्टैब्लिश न्यू स्टेट, नया स्टेट बनाने के लिए, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाता है। आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर फॉर्मेशन और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज। तो आर्टिकल 3 जो है वो मैंने आपको बताया था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स है या फिर यूनियन टेरिटरीज है उसके बारे में यहाँ पर बात होती है। अब यहाँ पर तीसरा क्या आता है, बिल अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। अब देखिए ये ऑर्डिनरी बिल होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बिल जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है एक्सेप्ट बाय द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, लेकिन ये ऑर्डिनरी बिल होता है। और जब ऑर्डिनरी बिल है तो भैया दोनों हाउसेस में से किसी भी हाउस में जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है गलत हो जाता है और सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाता है। और भी जो क्वेश्चंस आए थे वो मैं यहाँ पर कवर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लेंथ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मेरे को सिर्फ इतना है कि आपको आइडिया देना था किस तरीके से जो हमारे वीडियोज़ है वो आपके सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स दिलाने में मदद कर सकते हैं। तो इसलिए पॉलिटी हो, करंट अफेयर्स हो, एंशिएंट हिस्ट्री हो, जितने भी वीडियोस है आप चैनल पर ज़रूर देखिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए, जिससे कि दूसरों को भी फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।